नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। देखिए बजट आ चुका है। देखिए सबसे पहले तो याद रखिए बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है संविधान के अनुच्छेद 112 में। बजट के बारे में कुछ और बातें आप लोगों को याद रखना चाहिए, और इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। और अभी हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। और इन्होंने जो संसद में बजट पेश किया है ना, ये उनका 9वां आम बजट है, ये भी याद रखिएगा। और इसके साथ ही मोरारजी देसाई के 10 बजट पेश करने के रिकॉर्ड के करीब पहुंच गई हैं। कौन? निर्मला सीतारमन। मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री के रूप में 1959 से 1964 के बीच 6 बजट और 1967 से 1969 के बीच 4 बजट पेश किए थे। और इसके बाद सबसे अधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्रियों की सूची में पी चिदम्बरम है, प्रणब मुखर्जी के नाम शामिल है। हालांकि लगातार एक साथ 9 बजट पेश करने का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमन के नाम है। और उन्होंने 2019 में पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में पूर्णकालिक वित्त मंत्री के रूप में बनाया गया था। और जब 2024 में उनकी सरकार फिर से बनी तो तीसरी बार तो उन्हें फिर से वित्त मंत्रालय दिया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देश के 2 बार प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के रूप में वर्तमान भारत की आर्थिक स्वरूप को बदलने का श्रेय दिया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 1991 से 1995 के बीच उन्होंने 5 बजट पेश किए थे। और बजट में शामिल प्रस्ताव को संसद के अनुमोदन की जरूरत होती है। संसद की मंजूरी मिल जाने के बाद ये प्रस्ताव नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से लागू हो जाते हैं। भारत का पहला बजट, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुगम चिट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। हालांकि इसमें सिर्फ अर्थव्यवस्था की समीक्षा की गई थी, कोई टैक्स नहीं लगाया गया था। षणमुगम चिट्टी के बाद वित्त मंत्री जॉन मथाई ने पहला संयुक्त भारत बजट पेश किया था। इसमें रजवाड़ों के तहत आने वाले विभिन्न राज्यों का वित्तीय ब्यौरा भी पेश किया गया था। बजट छपने से पहले हलवा सेरेमनी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। बजट की छपाई की शुरुआत हर साल नॉर्थ ब्लॉक में हलवा सेरेमनी से होती है। वित्त मंत्रालय में एक बड़ी कड़ाही में हलवा बनाया जाता है और वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय के सभी अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और वहां मौजूद लोगों में हलवा बांटा जाता है। और कोविड महामारी के दौरान हलवा सेरेमनी नहीं हुई थी, ये भी याद रखिएगा। बजट पेश करने की तारीख में भी बदलाव हुआ है। साल 2016 तक भारत में फरवरी महीने के आखिरी दिन आम बजट पेश किया जाता था, लेकिन 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करने का दिन बदलकर 1 फरवरी कर दिया था। रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। 2017 से पहले आप सभी जानते हैं कि रेल बजट अलग से पेश होता था, लेकिन 2017 में इसे आम बजट में मिला दिया गया था। और आपको मालूम है जब पहली महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया तो इंदिरा गांधी, जो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है, इंदिरा गांधी पहली महिला वित्त मंत्री थी जिन्होंने बजट पेश किया था। उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर 1970 में बजट पेश किया था और पीएम के अलावा उनके पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार था। 1955 तक बजट सिर्फ अंग्रेजी में छपता था, लेकिन इसके बाद कांग्रेस सरकार ने इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छापने की परंपरा शुरू की। सबसे लंबा और सबसे छोटा बजट भाषण तो मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2020 का बजट भाषण सबसे लंबा था। यह बजट भाषण 2 घंटे 40 मिनट का था। वहीं हीरू भाई मूलजी भाई पटेल ने 1977 में अंतरिम बजट पेश किया था। उनका बजट भाषण सिर्फ 800 शब्दों का था, ये भी याद रखें। और जब बजट प्रस्ताव लीक होने से देना पड़ा था इस्तीफा भी, तो 1950 में वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। छपाई के दौरान केंद्रीय बजट पेश होने से पहले लीक हो गया था और इसके बाद पेंटिंग प्रक्रिया को राष्ट्रपति भवन से मिंटो रोड स्थित सरकारी पेंटिंग प्रेस में स्थानांतरित किया गया था। बाद में इसे नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में स्थानांतरित कर दिया था और इस बजट के बाद जॉन मथाई ने इस्तीफा दे दिया था। बजट पेश करने में वक्त में बदलाव तो 1999 से पहले तक आम बजट फरवरी के आखिरी कार्य दिवस को शाम 5 बजे पेश होता था, लेकिन 1999 में परंपरा बदलते हुए सुबह 11 बजे इसे पेश करने की परंपरा रखी गई थी। लेकिन 2017 में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट का दिन फरवरी के पहले दिन कर दिया। इसके पीछे तर्क था कि बजट प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद 1 अप्रैल से लागू किया जा सके, क्योंकि फरवरी के अंत में बजट पेश करने से मंजूरी की प्रक्रिया में 1-2 महीने लग जाते थे। इसे लागू करने में मई जून तक का समय लग जाता था।
ब्रीफकेस से वही खाता था। पहले वित्त मंत्री बजट दस्तावेजों को ब्रीफकेस में लेकर आती थी, लेकिन निर्मला सीतारमण ने 2019 में एक फाइल में बजट के दस्तावेज लेकर आई और उसका आप देखते हैं फाइल का राष्ट्रीय प्रतीक छपा था। और पेपरलेस बजट 2021 में निर्मला सीतारमण ने एक टैबलेट से बजट भाषण पढ़ा था। हालांकि 2018 में यह परंपरा आंध्र प्रदेश और असम में शुरू हो गई थी, लेकिन केंद्र में टेक्नोलॉजी को अहमियत देते हुए 2021 में पेपरलेस बजट की शुरुआत हुई। ये सब पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, अपना नोट्स बना लीजिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बजट के बारे में एक आपको जानकारी भी होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा, यह बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है, सुधारों की यात्रा को मजबूत करता है, विकसित भारत के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करता है। यह बजट भारत की वैश्विक भूमिका को और मजबूत करेगा। बजट में देश की नारी शक्ति का प्रतिबिंबित झलकता है। इस वर्ष का बजट भारत की सुधार एक्सप्रेस को नई ऊर्जा और गति प्रदान करता है। ये स्वदेशी कवच ये आप देखते हैं 2026-27 के लिए है। और आर्थिक सर्वेक्षण आता है ना, वो आप देखते हैं जो साल जा चुका है उसका लेखा जोखा होता है। 53.47 लाख करोड़ रुपए का है कुल बजट वित्त वर्ष 2026-27 में। ये नोट्स कर लीजिए, नोट बना लीजिए अपना। निर्मला सीतारमण ने कहा क्या कहा है, बजट निर्माण में वैश्विक चुनौतियों का खास ध्यान रखा गया है और यही वजह है कि 7% की विकास गति को कायम रखने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और पूंजीगत खर्च, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च के नाम से भी जानते हैं, यह पर खास जोर दिया गया। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने से घरेलू स्तर पर वस्तुओं का निर्माण बढ़ेगा और जिससे निवेश और रोजगार में बढ़ोतरी के साथ आयात में भी कमी आएगी और निर्यात बढ़ाने का मौका मिलेगा। देखिए, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। लोहावनी घोषणाएं ना बिग टिकट सुधार, बस पूरा जोर इस बात पर है कि वैश्विक उथल पुथल के दौर में भी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत और स्थिर बनी रहे। देश की युवा आबादी के लिए रोजगार के अवसर की कमी ना हो, आम लोगों का जीवन सहज हो तथा सुविधाएं सुलभ हो। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य की उपलब्धता ही नहीं, गुणवत्ता भी वैश्विक मानकों के अनुरूप हो। और आप देखते हैं कि सरकार नहीं बल्कि उद्योग एवं कारोबार जगत इन सब की धुरी बने। टैरिफ बार के साये में आत्मनिर्भरता तथा अनुशासन आर्थिकी का मूल मंत्र बने। उद्योग कारोबार जगत के कदमों में अवरोध न खड़े किए जाएं, बल्कि उन्हें सर पर दौड़ने का रास्ता दिया जाए। सरकार मार्गदर्शक के रूप में उनका हाथ थामकर सही दिशा दिखाने की भूमिका निभाए। अपनी जवाबदेही दुरुस्त करने के लिए कर्ज का बोझ तथा सरकार के वित्तीय घाटे को कम किया जाए। और इस पूरे उपक्रम में नरेंद्र मोदी सरकार की कोशिश स्पष्ट दिख रही है कि कठिन वैश्विक परिदृश्य को कैसे अवसर में बदला जाए। और सुशिक्षित समाज, तो शिक्षा से रोजगार और उद्यम नामक स्थायी समिति बनेगी जो सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए उपायों की सिफारिश करेगी। प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप निर्मित की जाएंगी। स्वस्थ समाज, आम लोगों को राहत देने को जिला अस्पतालों में आपातकालीन और ट्रामा केयर सेंटर स्थापित होंगे। कैंसर की 17 दवाओं और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर टैक्स माफ होगा। इससे कैंसर और शुगर की दवाएं सस्ती होंगी। जनसंख्या नियोजन, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 क्षेत्रीय चिकित्सा हब बनेंगे। हेल्थ प्रोफेशनल, डॉक्टर समेत बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बनेंगे। 2030 तक एनिमेशन, विजुअल इम्पैक्ट व गेमिंग क्षेत्र में 20 लाख पेशेवर तैयार होंगे। 15,000 स्कूलों, 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनेंगे। और आप देखिए नारी सशक्तिकरण, तो इसमें आप देखते हैं कि उच्च शिक्षा के विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग, गणित संस्थानों में अध्ययन को हर जिले में एक बालिका छात्रावास बनेंगे। सामुदायिक स्वामित्व वाले खुदरा आउटलेट के रूप में स्वयं सहायता उद्यमी मार्ट स्थापित होंगे। गरीबी उन्मूलन, विकसित भारत की जी राम जी योजना के लिए राज्यों के अंशदान सहित लगभग 1.51 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया। दीनदयाल जन आजीविका शहरी योजना में गिग वर्कर्स, निर्माण श्रमिकों और घरेलू कामगारों पर विशेष ध्यान। पर्यावरण संरक्षण, तो पूर्वोदय योजना के तहत 4,000 ई बसों को चलाने की घोषणा की गई। इसमें बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश शामिल है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1091 कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्कीम में 500 करोड़ रुपए आवंटित। और इसमें आप देखेंगे जल संरक्षण, देश में 500 जलाशयों, अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास किया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत इस बार 67,670 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन निर्धारित किया गया। और आप देखिए 2300 अंक तक रविवार को सेंसेक्स टूटा। कारोबार के दौरान वायदा बाजार में शेयरों की खरीद बिक्री पर लगने वाला टैक्स बढ़ाए जाने के कारण जमकर हुई बिकवाली। 2026-27 में बड़ी घोषणा है। बायो फार्मा शक्ति योजना के तहत अगले 5 वर्षों में कितना 10,000
करोड़ का निवेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य कैंसर, शुगर, ऑटो इम्यून जैसी बीमारियों के लिए सस्ती दवाओं का घरेलू उत्पादन बढ़ाना और भारत को वैश्विक बायो फार्मा हब बनाना है। भारत में डाटा सेंटर बनाने वालों को छूट दी जाएगी, 6 महीने तक टैक्स में छूट मिलेगी। क्लाउड सर्विस दे रही विदेशी कंपनियों को वर्ष 2047 तक टैक्स में पूरी छूट होगी दी जाएगी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत होगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए बजट को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। और ये आप देखते हैं कि 10,000 करोड़ का लघु मध्यम उद्यम ग्रोथ फंड बनेगा। यह उन कंपनियों के लिए एक नई लाइफलाइन होगी जो क्रेडिट स्ट्रेस और पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण कमजोर पड़ गई हैं। सरकार एक आत्मनिर्भर फंड शुरू करेगी और जिसमें शुरुआत में 4,000 करोड़ डाले जाएंगे। उम्मीद जताई जा रही कि यह कदम ट्रेड फाइनेंस चेन को नई गति देगा और छोटे उद्यमों को सपोर्ट करेगा। देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। इनमें मुंबई पुणे हैदराबाद बेंगलोर, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलोर, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर होंगे। अगले 5 वर्षों में देश में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू किए जाएंगे। सस्ता, ये आप देखेंगे, ये व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित दवाओं और औषधियां, स्मार्टफोन व अन्य कई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, ये लेदर आइटम मसलन जूते, बैग और जैकेट, मखाना और भुने हुए नट्स, बादाम, अखरोट, माइक्रोवेव, ये आप देखते हैं कि ओवंस के लिए प्रमुख कंपोनेंट्स, क्रिकेट बैट से लेकर टेनिस रैकेट तक, विमान के इंजन समेत कंपोनेंट्स और पार्ट्स, सोलर ग्लास सामग्री, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आयातित सामान, महत्वपूर्ण खनिजों के लिए पूंजीगत सामान। महंगा क्या हुआ? चिड़ियाघर के आयातित जानवर और पक्षी, कम लागत वाले आयातित छाते, लग्जरी घड़ियां, एटीएम, कैश डिस्पेंसर मशीन, कंपोनेंट्स और पार्ट्स, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और विदेशी क्रू के लिए फिल्म और प्रसारण उपकरण, कॉफी रेटिंग्स, बोइंग या बेंडिंग मशीन है। और आप देखिए उर्वरक इनपुट जैसे अमोनियम फास्फेट, नाइट्रोफास्फेट उर्वरक और नाफ्था और आरएनडी का खल केक, ये आप देखिए महंगे हुए। आत्मनिर्भर भारत तो मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से कायम रहेगी तेज विकास गति। सेमीकंडक्टर व रेयर अर्थ पर खेला बड़ा दाव। भारत की निर्भरता घटाने का स्पष्ट रोड मैप। देश में लघु और मध्यम उद्योग को चैंपियन बनाने की तैयारी। सशक्त भारत, देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। कम समय और बेहतर सुविधा से आसान होगा सफर। अतिरिक्त खर्च के लिए आप देखिए 1,102 करोड़ रुपए का किया गया आवंटन। शहरी विकास रणनीति में युगांतकारी परिवर्तन का संकेत। ये अन्नदाता भाग्य विधाता, उत्पादकता उद्यमिता से बढ़ेगी किसानों की आय और किसानों को विभिन्न गतिविधियों से जोड़ने पर फोकस। गांव में आएगी पशुधन से समृद्धि। 20,000 से अधिक पशु चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने का लक्ष्य। सशक्त समाज, हर जिले में बनेगा ट्रॉमा सेंटर। भारत को ग्लोबल मेडिकल हब बनाने पर फोकस। विकसित भारत के लिए पर्यटन बनेगा आर्थिक प्रगति का आधार। 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइडों के कौशल प्रशिक्षण को की पायलट योजना। युवा शक्ति, बेटियों की राह होगी आसान। हर जिले में खुलेंगे गर्ल्स हॉस्टल। युवाओं के लिए ऑरेंज इकोनॉमी का नया आसमान तैयार होंगे। 1.5 लाख हेल्थ केयर गिवर। भारत ओलंपिक और कॉमनवेल्थ का मैदान मारने को भी तैयार है। रिफॉर्म एक्सप्रेस, 5 वर्षों में आप देखते हैं कि कर्ज के बोझ में भारी कमी की होगी कोशिश। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.3%। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स से राहत। आयकर में कोई बदलाव नहीं। विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के अनुरूप बदल जाएगा बैंक का स्वरूप। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। ये आप देखें शीर्ष 5 ग्लोबल मैन्युफैक्चर में है भारत है। आप देख रहे हैं, इसमें आप देखते हैं कि ये भारत है। आप देखिए 781 अरब डॉलर। ये विश्व बैंक के आंकड़े हैं। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है बैंकों का बैंक। क्या इसकी स्थापना 1944 में हुई थी वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग क्या क्रांति, शक्ति पुंज बनेगी युवा शक्ति। दुनिया तेजी से डीग्लोबलाइज हो रही है और इसका मतलब है कि बड़ी ताकतें सिर्फ अपने हितों के बारे में सोच रही हैं। ऐसे में भारत अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए विदेशी व्यापार में विविधता पर जोर दे रहा है। भारत ने पिछले 6 वर्षों के दौरान 8 मुक्त व्यापार समझौते FTA को अंतिम रूप दिया है, लेकिन इन बाजारों में पहुंच का प्रभावी दोहन हम तभी कर पाएंगे जब बड़े पैमाने पर ऐसे उत्पाद बना सकेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्पर्धा में टिक सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राजग सरकार ने रणनीतिक जरूरत को ध्यान में रखते हुए बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कई पहलों की घोषणा की है। और ये आप देखते हैं युवा शक्ति बनेगी उत्पादक। भारत की 40% आबादी की उम्र 15 से 29 वर्ष है, यानी कि युवा है। युवा शक्ति के लिहाज से भारत दुनिया का सबसे सशक्त देश है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही ऐसा क्षेत्र है जो करोड़ों की संख्या में युवाओं को रोजगार दे सकता है। केंद्र सरकार पहले युवाओं को इंडस्ट्री की जरूरत के लायक
कौशल से लैस करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चला रही है। करोड़ों युवा उत्पादक गतिविधियों से जुड़कर एक शक्ति पुंज का निर्माण करेंगे जो देश के बहुमुखी विकास की प्रक्रिया को तेज करेगा। अपने सैनिक अपने हथियार स्वयं आत्मनिर्भरता की बात हो रही है। रक्षा के क्षेत्र में हम तभी आत्मनिर्भर हो सकते हैं जब हमारी सेनाएं स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित हों और उनको भरोसा हो कि युद्ध के समय हमारे घरेलू रक्षा उद्योग जरूरी हथियार और साजो सामान की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकेंगे। केंद्र सरकार मेक इन इंडिया स्कीम के जरिए घरेलू रक्षा उद्योगों को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। वर्तमान में सेना की गोला बारूद की 90% जरूरतें घरेलू उद्योग पूरी कर रहा है। भारत स्वदेशी लड़ाकू विमान और एयर डिफेंस सिस्टम पनडुब्बी और हमलावर ड्रोन बना रहा है। ये सभी प्रयास मैन्युफैक्चरिंग के ढांचे का विस्तार करेंगे और देश रक्षा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भरता से मुक्त होगा। बढ़ेगी प्रति व्यक्ति आय। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में क्रांति से करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये युवा जब कमाना शुरू करेंगे तो बेहतर जीवन के लिए जरूरी आवश्यकताओं पर पैसा खर्च करेंगे, जिससे मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से घूमेगा। जीडीपी ग्रोथ 9 से 10% तक जा सकती है। इससे देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। वर्तमान में हम $4 ट्रिलियन के साथ दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था जरूर बन गए हैं और लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले हम दुनिया के प्रमुख देशों में बहुत पीछे हैं। प्रति व्यक्ति आय बढ़ाकर हम देश के लोगों का जीवन स्तर को गुणवत्तापूर्ण सुधार ला सकते हैं। वैश्विक व्यापार में बढ़ेगी हिस्सेदारी। वर्तमान भारत की वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी 2% से कम है। इसका कारण मैन्युफैक्चरिंग का मजबूत ढांचा ना होना है। हम तमाम देशों से आयात अधिक करते हैं और निर्यात कम करते हैं। इसका मतलब है कि हम बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा दूसरे देशों को दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करके ही हम वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के साथ निर्यात बढ़ाकर बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा की बचत कर सकते हैं। निर्यात से बढ़ेगी राष्ट्रीय संपदा। भारत वर्तमान में खपत आधारित अर्थव्यवस्था है। वैश्विक निर्यात में हमारी हिस्सेदारी कम है। हमारे पास एक बड़ी श्रम शक्ति है। मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करके हम दुनिया के तमाम देशों में उत्पादों की आपूर्ति कर सकते हैं। निर्यात के जरिए ही हम तेजी से राष्ट्रीय संपदा बना सकते हैं। चीन का उदाहरण हमारे सामने है। वर्ष 2000 में चीन की जीडीपी मात्र $1 ट्रिलियन की थी और हमारी जीडीपी उससे आधी थी। आज चीन की जीडीपी करीब $20 ट्रिलियन की है और इसमें सबसे बड़ा योगदान चीन के निर्यात क्षेत्र का है। आज चीन दुनिया की फैक्ट्री के तौर पर जाना जाता है। भारत भी मैन्युफैक्चरिंग क्रांति के जरिए ऐसा कर सकता है। ये प्रमुख मंत्रालय आवंटन देख लीजिए। रक्षा मंत्रालय को आप देखेंगे 7,84,678.28, ये आंकड़े नोट कर लीजिए। गृह मंत्रालय को आप देख लीजिए 2,55,233.53। वित्त शिक्षा मंत्रालय को 1,39,289.48। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 1,06,530.42 करोड़ दिए गए हैं। ठीक है, ये जरूर आंकड़े याद रखिएगा। और आप देखते हैं कि कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 1,40,528.78। आबादी एवं शहरी मामला मंत्रालय को 85,522.39। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को 32,666.31। एमएसएमई मंत्रालय को 24,566.27। जल शक्ति मंत्रालय को 94,807.84। संचार मंत्रालय को 1,02,267.02। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। अब आप देख लीजिए एक बजट में, ये आप देखिए राजस्व प्राप्तियां हो गई, कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, पूंजी प्राप्तियां, ये सब आप देख रहे हैं। ये आप देखते हैं कि 2024-25 के वास्तविक हो गई, 2025-26 में जो अनुमान था संशोधित अनुमान, और 2026-27 में जो बजट अनुमान है। तो राजस्व प्राप्तियों की बात करें तो आप देखते हैं 30,000 कितना, ये 30,36,619, ये 2024-25 में वास्तविक, और अनुमान 2025-26 में कितना था 34,20,409, और संशोधित अनुमान 33,42,323, और अभी 2026-27 में बजट अनुमान कितना है, ये 35,33,150। कर राजस्व की बात करें तो ये आप देखिए 25 लाख कितना, ये 25,39,000, ये सभी राशि करोड़ रुपए में है, याद रखिएगा। और ये 28,37,409 और 26,74,661, और 2027-26 में बजट अनुमान कितना है 28,66,922। और इसमें अगर कर भिन्न राजस्व की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप देखिए 5,36,580, और ये आप देखिए 5,83,000 और 6,67,662, और अभी 6,66,228। पूंजी प्राप्तियों की अगर हम बात करें तो आप देखिए 16,16,249,
और 16,44,936, 16,22,519 और 18,14,165। ये आप देखिए रेडों की वसूली की बात करें तो 2024-25 में वास्तविक कितना था, तो 24,617, और 2025-26 में अनुमान कितना था, 29,000, और संयुक्त अनुमान संशोधित अनुमान 33,000 या 30,190। और आप देखिए 2027-26 में बजट अनुमान 38,357। ये जरूर याद रखिए। अन्य प्राप्तियों में बात करें तो 17,202, 47,000, 33,837 और 80,000। उधार और अन्य देयताएं ये आप देखिए कितना है, ये 15,74,431, 15,68,936, 15,58,492, 16,95,778। कुल प्राप्तियों की अगर हम बात करें इसमें आप देखिए राजस्व प्राप्तियां भी शामिल हैं और पूंजी प्राप्तियां भी शामिल हैं। इसमें 46,52,867, 50,65,000 ये 345, 49,64,842, 53,47,315। कुल व्यय की बात करें तो इसमें आप देखते हैं कि कौन कौन शामिल है, आपका राजस्व खाते पर और आप देखते हैं कि पूंजी खाते पर। तो इसमें 46,52,867, 50,65,345, 49,64,842, 53,47,315। राजस्व खाते की अगर बात करें तो 36,914, 39,44,255, 38,69,087, 41,25,494। ब्याज भुगतान की अगर हम बात करें तो ये आप देखिए 11,15,575, 12,76,338, 12,74,338 और आप देखते हैं कि 14,03,972। पूंजी संपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान की बात करें तो इसमें आप देखिए 2,72,656, 4,27,192, 3,08,151, 4,00,000 आप देखते हैं कितना 92,702। और इसमें पूंजी खाते पर बात करें तो 10,51,953, 11,21,090, 10,95,755, 12,21,821। राजस्व घाटा की अगर बात करें तो इसमें से आप देखते हैं कि राजस्व खाते पर से राजस्व प्राप्तियां घटा देते हैं। तो इसमें 5,64,296, 5,23,846, 5,26,764, 5,92,944। और प्रभावी राजस्व की घाटा की बात करें, प्रभावी राजस्व घाटा तो इसमें आप देखते हैं कि आपका क्या प्रभावी राजस्व घाटा में से ये आप देखते हैं कि क्या पूंजी संपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान घटा दिया जाता है। तो 2,91,640, 96,654, 2,18,613, 99,642। राजकोषीय घाटे की बात करें तो इसमें आप देखते हैं कि क्या ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, कुल व्यय में से कुल व्यय में से आप देखते हैं कि एक तो राजस्व प्राप्तियां, एक आप देखिए ऋण की वसूली और एक आप देखते हैं कि अन्य प्राप्तियां, एक घटा दिया जाता है। इसमें 15,74,431, 15,68,936, 15,58,492, 16,95,768। प्राथमिक घाटा की बात करें तो इसमें से प्राथमिक घाटा में से आप देखते हैं कि क्या ब्याज भुगतान घटा देंगे। तो 4,58,856, 2,92,598, 2,84,184, 2,91,796। ये सब आंकड़े याद रखिएगा। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि एक और जो आपकी एनसीईआरटी किताब है उन्हें जरूर पढ़ा करिए, इन सब शब्दों के बारे में आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के को कुल फंड ट्रांसफर की राशि आप देखेंगे, राशि करोड़ रुपए में है 2024-25 में। आरई 2025-26 ये आप देखते हैं, वीए 2026-27। वित्त आयोग की ग्रांट 1.21, 1.53, 1.29। योजनाओं से जुड़े और अन्य ट्रांसफर 8.18, 7.90, 9.65। और ये आप देखते हैं हस्तांतरण तो 12 ये आप देखते हैं 86 और 13.93, 15.26। अब बात आती है सरकार की कमाई लाख करोड़ में है और ऐसे खर्च करेगी सरकार, मतलब आएगा कहां से और जाएगा कहां, समझ रहे हैं आप, इसकी बात हो रही है। तो कितना है बजट का आकार, 53.47। कितना, ये आप देखते हैं लाख करोड़ में है, ये जरूर याद रखिएगा, 53.47। तो इसमें आप देखते हैं कि पूंजी प्राप्तियां देख लीजिए। सबसे पहले पूंजी प्राप्तियां 18.14, इसमें आप देखिए एनडीसीआर 1.18
और ये आप देखते हैं कि ब्याज से कर्ज 13.03, ऋण प्राप्तियां ये आप देखें 16.96, इसमें 3.93 स्मॉल सेविंग्स स्टेट प्रोविडेंस फंड एवं अन्य से। और फिर आप देखते हैं कि कुल कर प्राप्तियां 28 दशमलव कितना है 67। अब इसमें आप देख लीजिए, आप देखेंगे इसमें कि 44.04 सकल राजस्व कर, सकल कर राजस्व, इसमें आप देखते हैं कि यूटी के कर 0.10 और अन्य 0.18, कस्टम 2.71, जीएसटी 10.19 और 3.89 केंद्रीय उत्पाद शुल्क 14.66 आय पर कर, निगम कर 12.36, एनडीआर फंड के लिए ट्रांसफर 0.11 और आप देखिए करों में राज्यों का हिस्सा 12 कितना 26। और ये भी याद रखिएगा गैर कर राजस्व की बात करें अगर हम लोग तो 6.66, इसमें ब्याज प्राप्तियां 0.42, 3.91 लाभांश एवं मुनाफा, 2.33 अन्य। तो ये प्राप्तियां हो गई। अब खर्च कहां होगा तो आप देखते हैं कि इसमें स्कीमों पर खर्च कितना होगा 23.21, इसमें आप देखिए 17.72, इसमें आप देखें सामान्य सेवाओं पर 2.62, आर्थिक सेवाओं पर 9.16 और आप देखते हैं जैसे अन्न पर 0.64 और आप देखिए सामाजिक सेवाओं पर 0.75। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये आप देखते हैं कि इसमें सब्सिडी की बात करें 4.55, इसमें 0.42 अन्न और 1.71 उर्वरक, 2.28 खाद्य, 0.12 पेट्रोलियम और ये सामाजिक सेवाओं पर देख रहे हैं। ये बता चुका हूं केंद्र सरकार की योजनाओं पर सब्सिडी। और केंद्र में आप देखिए सरकार के लिए समर्पित स्कीम पर 5.49। फिर आप देखते हैं स्थानांतरण स्थापन व अन्य व्यय पर, तो आप देखते हैं इसमें आपको देखने को मिलेगा 4.41 स्थानांतरण राज्य व अन्य को, 1.29 वित्त कमीशन स्थानांतरण, 3.12 अन्य स्थानांतरण, 8.24 स्थापना व्यय, इसमें आप देखते हैं कि 3.62 अन्न, 2.96 पेंशन और 1.66 वेतन पर। और इसमें ये आप देखते हैं 17.61 अन्य केंद्रीय खर्च, इसमें आप देखते हैं कि 2.12 अन्न, 1.45 स्वायत्त निकाय और 14.04 ब्याज भुगतान पे खर्च होगा। ये समझ रहे आप, ये सब याद रखा करिएगा। ये आप देखिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल फंड ट्रांसफर लाख करोड़ में है। 2017-18 में आप देखिए कितना 10.85, 2018-19 में आप देखते हैं कि 11.95, 19-20 में 11.45 और 20-21 में 13.20 और 21-22 में 17.6 और 22-23 में 18.65, 23-24 में 20.65 और 24-25 में 22.26 और आप देखते हैं 25-26 में 23.66 और ये आप देखें 2026-27 में अनुमान है, बजट अनुमान 26.61 लाख करोड़ में है। सब याद रखिएगा। पूंजीगत खर्च का ट्रेंड लाख करोड़ रुपए में, पूंजीगत खर्च, अनुदान सहायता पूंजीगत खर्च और प्रभावी पूंजीगत खर्च, तो ये आप देखिए बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और अगर हम 2024-25 में बात करें तो आप देखते हैं कि सबसे पहले प्रभावी पूंजीगत खर्च की बात करें तो ये आप देखिए 13.2 और ये आप देखते हैं अगर हम बात करें किसकी पूंजीगत खर्च की तो 10.5 और हम अनुदान सहायता पूंजीगत खर्च की बात करें तो 2.7। 2025-26 में तो अगर आप देखें कि प्रभावी पूंजीगत तो 14 और ये आप देखते हैं कि अगर हम बात करें पूंजीगत खर्च की तो 10-11 और ये आप देखते हैं कि अनुदान सहायता पूंजीगत खर्च की 3 और बजट अनुमान में इस बार कितना है 26-27 में पूंजीगत खर्च में आप अगर आप देखें पूंजीगत खर्च ये आप देखते हैं 12.2, ये आप देखते हैं कि प्रभावी पूंजीगत 17.1 और अनुदान सहायता पूंजीगत 4.9। ये जरूर याद रखिए। ये सरकार के खाते से निकल कर जमीन पर नहीं आया इन केंद्रीय योजनाओं का पैसा, ये जरूर याद रखिएगा। और 15% लगभग बढ़ा है रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन बजट में, ये जरूर याद रखिएगा। ये आप देखिए राष्ट्रीय आयुष योजना, आम आदमी को सस्ती व सुलभ आयुष, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा और होम्योपैथी आधारित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई इस योजना के लिए चालू वित्त वर्ष में 1275 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। संशोधित अनुमान में इस योजना में 781 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही गई। अगले वित्त वर्ष के लिए इस योजना में 1300 करोड़ रुपए आवंटित हुए। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री, सरकारी स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मॉडल स्कूल में बदलने के लिए शुरू की गई योजना में चालू वित्त वर्ष के लिए 7,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। अब इसमें 4,500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष के लिए इस योजना में 7,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। जितना बजट मिला वो भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं।
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन योजना 2025-26 के लिए 4,200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसके सापेक्ष केवल 2,443 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। 2026-27 के लिए कितना 4,200 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरों में गरीब परिवारों के लिए आवास बनाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना में चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 19,994 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। सापेक्ष आवंटन के सापेक्ष 7,500 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है, यानी कि जितना बजट मिल रहा है वो भी खर्च नहीं कर पा रहे। अगले वित्त वर्ष में इस योजना में 18,625 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में यह योजना 25 जून 2015 में शुरू की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बेघर ग्रामीणों को पक्का मकान उपलब्ध कराने वाली इस योजना में 2025-26 के दौरान ये आप देखते हैं कि कितना 57,832 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं, लेकिन सरकार ने संशोधित अनुमान में 32,500 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही है। और आप देखिए अगले वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 54,917 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 से हुई थी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की सूरत बदली है। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 शहरी परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई पीएम आवास योजना शहरी 2.0 में चालू वित्त वर्ष के लिए 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इस योजना में केवल 300 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जो कुल आवंटन का 10% से भी कम है। अगले वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शहरी चुनौती निधि शहरों को विकास केंद्र बनाने की योजना में चालू वित्त वर्ष 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन इस योजना में केवल 1,000 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए। अगले वित्त वर्ष में भी 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। इस योजना में कुल 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। वैसे शहरों में अधिक गतिविधियां तेज होंगी, यानी कि पैसा तो है लेकिन खर्च करने वाले नहीं मिल रहे। देख रहे जल जीवन मिशन या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन हर ग्रामीण घर को नल से स्वच्छ जल पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई योजना का बुरा हाल है। चालू वित्त वर्ष में इस योजना में 67,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं, लेकिन 17,000 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए हैं। अगले वित्त वर्ष में इस योजना में 67,670 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। उम्मीद है कि इससे तस्वीर बदलेगी। ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांव को सड़कों से जोड़ने वाली इस योजना के लिए चालू वित्त वर्ष में 19,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, लेकिन 11,000 करोड़ रुपए की खर्च होने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष के लिए इस योजना को 19,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। यह योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी, जिससे ग्रामीण भारत में सड़कों का नेटवर्क तैयार करने में मदद की है। पीएम इंटर्नशिप योजना युवाओं को 30 कंपनियों में व्यवहारिक प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार करने वाले यह महत्वाकांक्षी योजना अपने उद्देश्यों को पूरा करती नहीं दिख रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना में खर्च के लिए 10,831 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, लेकिन अब केवल 526 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष के लिए इस योजना में 4,788 करोड़ रुपए का आवंटन किया। इंडिया एआई मिशन बजट में एआई को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की गई है, लेकिन एआई को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए मिशन में खर्च लक्ष्य से काफी पीछे। 2025-26 में इंडिया एआई मिशन पर 2,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान था, लेकिन 800 करोड़ रुपए ही खर्च होने का अनुमान है। 2026-27 के लिए इन मिशनों को 1,000 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। अब हम लोग खर्च नहीं करेंगे तो रिजल्ट कहाँ मिलेगा ये। और अनुसंधान नवाचार केंद्र सरकार कई वर्षों से देश में अनुसंधान विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के जोर दे रही, लेकिन चालू वित्त वर्ष में 2025-26 के लिए अनुसंधान विकास और नवाचार योजना के आवंटन 20,000 करोड़ रुपए में से केवल 3,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भी योजना में 20,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया। अब हम लोग देख लीजिए इसलिए पिछड़े हुए हैं, क्योंकि पैसा है लेकिन खर्च नहीं कर पा रहे हैं, उसका सही जगह इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। ये आप देखें समृद्ध भारत के लिए सधी कदम लोक लुभावन घोषणाओं से बचते हुए विकसित भारत की यात्रा को आगे बढ़ाने का उपायों का ऐलान किया गया है। आम आदमी के लिए टैक्स में राहत नहीं, एमएसएमई टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई घोषणाएं हुई हैं। वित्त मंत्री की 3 कर्तव्य: पहला, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए विकास तेज सतत बनाए रखना। दूसरा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, उनकी क्षमताओं का निर्माण करना। तीसरा, सबका साथ सबका विकास के मुताबिक यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक परिवार, समुदाय, प्रदेश, क्षेत्र की पहुंच संसाधनों, सुविधाओं, अवसरों तक हो। ए वैश्विक अस्थिरता से निपटने का रोड मैप। वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत में मौजूदा अस्थिर वैश्विक माहौल का जिक्र किया, बाद में इससे भारत किस तरह से उभरेगा इसका एक स्पष्ट रोड मैप भी दिया। और ये आप देखते हैं कि बेहद उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों में चीन पर निर्भरता कम करने, वैश्विक सप्लाई चेन में भरोसेमंद। ये आप देखते हैं कि क्या
ये आप देखिए आपूर्तिकर्ता बनने को लेकर कई घोषणा है। कई उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर सीमा शुल्क की दरें घटाई या पूरी तरह से खत्म की गई। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा का मकसद अब सिर्फ चिप असेंबलिंग देश बनने पर भर का नहीं, बल्कि इस उद्योग का पूरा ढांचा भारत तैयार करना चाहता है। इसी तरह से रेयर अर्थ कॉरिडोर जैसे कदम घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे और जिससे युवाओं के लिए हाई स्किल जॉब बढ़ेगी। सेवा क्षेत्र में उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन को मजबूत करना है। भारत में विशेष रसायन टनल बोरिंग मशीन जैसे भारी मशीनरी के लिए निर्माण को बढ़ावा देने की घोषणा। असलियत में आत्मनिर्भर होते हुए विकसित देश बनने का ऐलान है। वित्त मंत्री ने कैंसर डायबिटीज से जुड़ी दवाओं के सस्ते होने का भी ऐलान है। वायदा कारोबार में शेयरों की खरीद बिक्री पर टैक्स बढ़ाया है। इससे सट्टेबाजी रोकने के लिए अहम बढ़ावा बताया गया है। चलिए वही बातें हो रही हैं। रक्षा बजट में 1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी देख रहे हैं। T20 विश्व कप में भारत से नहीं खेलेगा पाकिस्तान। चलिए ये चल रहा है। ये आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद आए इस बजट में रक्षा बजट आवंटन कुल 7.85 लाख करोड़ सरकार ने सामरिक चुनौतियों से मुकाबले के लिए दिखाए इरादे। पूंजीगत आवंटन में 21% की बढ़ोतरी कर 2.19 लाख करोड़ रुपए किया। लड़ाकू विमान, एयरो इंजन, पोत पनडुब्बी, फ्लीट निर्माण को गति देने की पर बड़ी रकम होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा आवंटन में वृद्धि सैन्य क्षमता सशक्त होगी। एरोस्पेस, मेडिकल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित निर्माण होंगे सस्ते। देख रहे हैं वही बातें हो रही हैं, क्या कर सकते हैं। एनसीआर के विकास को मिलेगी गति, सुधरेगी स्वास्थ्य सेवा। ये आप देखें दिल्ली सरकार की योजनाओं के लिए मिलेंगे 1348.01 करोड़। एम्स सहित केंद्र सरकार के अन्य अस्पतालों में बढ़ेंगी सुविधाएं। नमो भारत ट्रेन और मेट्रो नेटवर्क का होगा विस्तार। दिल्ली पुलिस को हाईटेक बनाने को बजट भी की बातें हो रही हैं। चलिए बाकी देखते हैं क्या होता है। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एमएसएमई प्रमुख स्तंभ है। आत्मनिर्भर भारत के विजन में एमएसएमई क्षेत्र एक प्रमुख स्तंभ है जो स्थानीय उत्पादन को बढ़ाकर आयात कम करने और रोजगार सृजन में मदद करेगा। सरकार ने 2026-27 के बजट में एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ के ग्रोथ फंड की घोषणा की। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत कोष और एमएसएमई को दी गई नई परिभाषा के द्वारा वित्तीय सहायता और नीतियां आत्मनिर्भर भारत को मजबूत कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग से तेज विकास गति। तो आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग के 7 सेक्टर पर दिया ध्यान। वैश्विक चुनौतियों के बीच घरेलू स्थिति को मजबूत करने की कवायद। 40,000 करोड़ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए बढ़कर किया गया। बढ़ाकर 12.20 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आगामी वित्त वर्ष में खर्च किए जाएंगे। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के मुकाबले लगभग 10% अधिक है। 7 रोजगार सेक्टरों में बायो फार्मा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और आप देखिए कंपोनेंट्स, रेयर अर्थ, केमिकल, कैपिटल गुड्स और टेक्सटाइल को शामिल किया गया है। रिकॉर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च की बातें हो रही हैं। ये समावेशी विकास का लक्ष्य हासिल करने पर जोर। ये आप देखिए समावेशी विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सामाजिक सेवाओं पर खर्च लगातार बढ़ा रहा है। वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2026 के बीच एसएसई सालाना 12% की दर से बढ़ा है। शिक्षा पर खर्च सालाना 11% की दर से बढ़ा है। स्वास्थ्य पर खर्च समान अवधि में 8% की उससे बढ़ा है। ये आप देख लीजिएगा। सरकार का एसएसपी पर खर्च शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और एसएसई पर 22% आबादी कवर थी सामाजिक सुरक्षा तंत्र के तहत 2016 में। देख रहे हैं ये कुल खर्च प्रतिशत के तौर पर लाख करोड़ में देख सकते हैं आप लोग। 2019 में ये आप देख लीजिए शिक्षा पर खर्च, ये सब देख सकते। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। एसएससी पर खर्च जीडीपी का के प्रतिशत के तौर पर ये आप देखते हैं कि 64.3% आबादी कवर हो गई सामाजिक सुरक्षा के तहत। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं यहाँ, ये आप देखेंगे जैसे शिक्षा पर खर्च 2025 में 2.7% में है। स्वास्थ्य पर आप देखिए 1.7% में है। और याद रखिएगा, तो ये सब याद रखा करिएगा। सेमीकंडक्टर पर, रियर अर्थ पर खेला बड़ा दाव, जो बता रहा हूँ 22,919 करोड़ बढ़ाकर इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरणों के लिए 40,000 करोड़ का प्रस्ताव है। 10,000
करोड़ रुपए के कंटेनर निर्माण के लिए कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की घोषणा। राज्यों के सहयोग से 3 विशेष केमिकल पार्क की स्थापना। पिछले वर्ष चीन ने भारत समेत कई देशों को इसकी आपूर्ति पर रोक लगा दी थी। इससे भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में हड़कंप मच गया था। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए निर्माण से लेकर सौर ऊर्जा पैनल चिप बनाने में इनकी जरूरत पड़ती जा रही है। आम बजट में घोषणा की गई कि राज्यों के सहयोग से 3 विशेष केमिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। क्लस्टर आधारित इन पार्कों को से घरेलू उत्पादन बढ़ाने और सप्लाई चेन को सुरक्षित करने की रणनीति अपनानी है। बजट में इसी की बात हो रही। ये आप देखते हैं, ये लोकपाल के लिए 30 करोड़, सीबीसी को 54.56 करोड़ आवंटित किए गए हैं। आत्मनिर्भर व स्वदेशी सुरक्षा तंत्र के निर्माण की संरचना, ये आप देखें, कह रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं अपनी। एरोस्पेस, मेडिकल उपकरण व इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण होंगे सस्ते। 20% या फिर 60 रुपये प्रति यूनिट बढ़ाकर छाती पर लगने वाले शुल्क में किया गया है। ये आप देखिए, 10,000 करोड़ के SME ग्रोथ फंड की होगी स्थापना। TREDS से जुड़ेगा सरकारी खरीदारी का पोर्टल जेम। देश में लघु और मध्यम उद्योग को चैंपियन बनाने की तैयारी है। कोरिया निर्यात पर 10 लाख की सीमा समाप्त। ये टिप्पणियां की जा रही हैं बजट पर। देख, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे, कम समय और बेहतर सुविधा से आसान होगा ना सफर, उन्हीं की बात हो रही है। ये आप देखिए, 4000 किलोमीटर लंबे रेल कॉरिडोर पर खर्च होंगे 16 लाख रुपए और 3 घंटे 50 मिनट में यात्री तय कर सकेंगे दिल्ली से वाराणसी तक का सफर। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल का एक बड़ा भूभाग तेज आधुनिक परिवहन नेटवर्क से जुड़ेगा। चलिए, ये आप देखिए, आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आप देखते हैं कि भारत के आर्थिक विकास की रणनीति इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप देखते हैं कि निवेश की निर्णायक भूमिका रही है। वित्त वर्ष 2020 के बाद बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बड़े पैमाने पर राशि का आवंटन भी यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इस अवधि में न सिर्फ पारंपरिक ढांचागत सुविधाएं जैसे हाईवे, रेलवे, पोर्ट, ऊर्जा तंत्र का विस्तार हुआ है, बल्कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डाटा सिस्टम भी मजबूत हुआ है। ये सब याद रखा करिए। और 89% बढ़ा है पूंजीगत खर्च वित्त वर्ष 22 से वित्त वर्ष 26। इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा कुल ब्याज, ये आप देखते हैं, कुल आप देखते हैं कि 13.91, बिजली पर 7 लाख करोड़ रुपए में है 7.44 और सड़कें 3.38 और टेलीकॉम पर 1.18, अन्य पे 2.0। किस वित्त वर्ष में कितनी ग्रोथ रही है? 2022 में 5.92, 2023 में 1.48, 2024 में 2.09 और 2025 में 0.69, 2025 में 1.03। और राष्ट्रीय राजमार्ग का कुल नेटवर्क 2024 में 91,287 और 2026 में 1,46,572, 60% बढ़ा है नेटवर्क किलोमीटर में। हाई स्पीड कॉरिडोर का परिचालन में 10 गुना बढ़ा नेटवर्क। ये आप देखते हैं कि 2014 में 550 किलोमीटर और 2026 में 5,364। सड़कों और राजमार्गों पर पूंजीगत खर्च ये 5.8 गुना। और ये आप देखिए 2025 में 0.53 और 2026 में 3.06 बड़ा खर्च लाख करोड़ रुपए में है। ये भी औसत सालाना कंस्ट्रक्शन में 2.5 गुना आई तेजी। ये आप देखें 2014 से 24 में 4,172 किलोमीटर। और ये आप देखते हैं कि 2014 से 2025, 2004 से 14 है, 2014 से 2025 9,704। एयर कार्गो हैंडलिंग अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू, ये 2023 में 3.45, 2024 में 3.37, 2025 में 3.72 मिलियन मैट्रिक टन में है। सभी एयरपोर्ट यात्रियों की संख्या वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल दिसंबर में 30.36, वित्त वर्ष 2026 में अप्रैल दिसंबर में 31.10, आंकड़े करोड़ में है। सभी आर्थिक सर्वेक्षण है 2025-26 की ये बातें कही जा रही हैं। ये सब उपलब्धियां हैं, याद रखा करिएगा। चलिए, सब अपना अपना क्षेत्र में कह रहे हैं। छोटे मजले और धार्मिक शहरों का होगा कायाकल्प, बनेंगे शहरी आर्थिक केंद्र। एआई से नुकसान कम, फायदे ज्यादा। एआई अब भविष्य की तकनीक नहीं रही, दुनिया भर में कंपनियां इसे तेजी से अपना रही हैं। शुरुआती साक्ष्य यह भी बताते हैं कि एआई से बड़े पैमाने पर नौकरियां जाने की बात सटीक नहीं है। श्रम बाजार को इससे बहुत ज्यादा नकारात्मक तौर पर प्रभावित नहीं किया। भारत में भी कंपनियां एआई का इस्तेमाल कर रही हैं और सरकार एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश भी कर रही है। कम से कम एक बिजनेस फंक्शन में एआई का इस्तेमाल करने वाली कंपनियां, आंकड़े प्रतिशत में 2022 में 50, 2023 में 55, 2024 में आप देखते हैं कि 72, 2025 में 88। मैकेंजी की 2025 की रिपोर्ट है। 70% से अधिक डाटा सेंटर उच्च आय वाले देशों में। उच्च आय वाले देश ये 70, चीन, भारत मध्यम आय वाले 11। देख रहे हैं आंकड़े प्रतिशत में है। अतिथि खर्च के लिए 1,102 करोड़ रुपए आवंटन। यह राशि वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान
978.20 करोड़ रुपए से अधिक है। पीएमओ को आगामी वित्त वर्ष के लिए 73.52 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। भारत में ट्रेनिंग डाटा पर फोकस करने वाले स्टार्टअप अभी कम है, आंकड़े प्रतिशत में है। अमेरिका में 40, यूरोपीय संघ में 21, अन्य उच्च आय वाले देशों में 17, ब्रिटेन में 9, चीन में 5 और भारत में 3। ये फाउंडेशनल स्कीम पर जोर दे रही हैं ज्यादातर कंपनियां। स्किल को जरूरी व बेहद जरूरी मानने वाली कंपनियों की कुल हिस्सेदारी। पर्यावरण के अनुकूल और कम लागत की माल ढुलाई संभव होगी। बनारस पटना में बनेंगे जहाज मरम्मत केंद्र। विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए पकड़ी समुद्री राह। अगले 5 वर्षों में सरकार ने 20 नए जल मार्ग शुरू करने की घोषणा की। 10,000 करोड़ रुपए की कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग योजना की घोषणा। 5 वर्ष में शुरू होंगे 20 नए जल मार्ग भी। ये अन्नदाता भाग्य विधाता, ये आप देखिए उत्पादकता उद्यमिता से बढ़ेगी आय। किसानों को नकदी और उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को प्रेरित करने की रणनीति है। और 4.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है ग्रामीण विकास कृषि मंत्रालय सम्मिलित बजट। अब 1,62,671 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के लिए। इस बजट में 1,40,578 करोड़ केवल कृषि विभाग को मिले। कृषि शिक्षा अनुसंधान पर 9,967 करोड़ होंगे खर्च। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए एआई टूल की मदद लेंगे। और देश के प्रत्येक जिले में खुलेंगे सी मार्ट। लखपति दीदी योजना को बढ़ाते हुए सी मार्ट की व्यवस्था की गई है। हर जिले में सामुदायिक स्वामित्व वाले रिटेल केंद्र खुलेंगे जहां स्वयं सहायता समूहों से तैयार उत्पादों को बाजार मिलेगा और इसमें महिलाएं उद्यमी बनेंगी। फसलों की नई किस्म, बेहतर तकनीक और जलवायु के अनुकूल खेती को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी जैसी गतिविधियों से भी जोड़ने पर फोकस। विशेषज्ञों के अनुसार राशि आवंटन के साथ योजनाओं को जमीन पर उतारने और उनके क्रियान्वयन की चुनौती। मछलियों पर शून्य शुल्क। ये मत्स्य पालन के लिए भारतीय जहाजों द्वारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और खुले समुद्र में पकड़ी गई मछलियों पर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। ऐसी मछलियों को विदेशी बंदरगाहों पर उतारने को सामान्य निर्यात माना जाएगा। ये उत्पादकता और कृषि आय की चुनौतियों का समाधान। 3,577.3 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है कृषि वर्ष 2024-25 में। 254.3 लाख टन अधिक पिछले वर्ष की तुलना में। चलिए अच्छी बात है। 4.4% रही औसत वार्षिक वृद्धि। शीर्ष पटल पर भारत। हालांकि कृषि और समृद्धि गतिविधियों में औसत वार्षिक वृद्धि दर में सुधार हुआ है। यह इसी अवधि में वैश्विक औसत 2.9% से अधिक है। फिर भी कृषि उत्पादकता बढ़ाने की अपार संभावनाएं अभी भी मौजूद हैं। अनाज, मक्का, सोयाबीन, दालों सहित कई फसलों की पैदावार वैश्विक औसत से कम है। चलिए वही बातें हो रही हैं। कृषि और समृद्ध क्षेत्र के प्रदर्शन में वार्षिक वृद्धि, ये आप देख सकते हैं। 2017-18 में 6.6, 2018-19 में 2.1, 2019-20 में 6.2, 2020-21 में 4.0, 2021-22 में 4.6, 2022-23 में 6.3, 2023-24 में 2.7, 2024-25 में 4.6। प्रमुख कृषि अर्थव्यवस्थाओं में वार्षिक औसत वृद्धि दर। चीन में 5.0 और भारत में 4.0। ब्राजील में आप देखते हैं 3 और वियतनाम में 2 और थाईलैंड में 1। रोजगार में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी। वर्तमान कीमतों पर भारत की राष्ट्रीय आय कृषि और से संबंधित गतिविधियों का योगदान लगभग 20% है। देश में कुल कार्बन का 46.1% हिस्सा कृषि उससे संबंधित विधियों में कार्यरत है। पशुधन के माध्यम से गांव में आएगी समृद्धि। 20,000 से अधिक पशु चिकित्सकों की उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य। 84 पशु चिकित्सा कॉलेजों की संख्या देश में इस समय और 16% आय कुल खेती का तुलना में पशुपालन की हो सकती है। डेयरी क्षेत्र बड़ी मिसाल है। भारत सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश। चलिए देखते हैं बाकी क्या होता है। पंचायतों को मिलेगी दुगनी सहायता। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पंचायतों को सीधे 50,900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जाएगी। उन्होंने तुलना करते हुए बताया कि पहले 5 वर्षों में पंचायतों को कुल 2,36,000 करोड़ रुपए सीधे मिले थे, जो अब बढ़कर 4,35,000 करोड़ रुपए हो गए, यानी लगभग दोगुना। मेडिसिनल प्लांट से किसानों को सीधा लाभ। कृषि मंत्री ने कहा कि नेशनल फाइबर स्कीम के तहत सेल के वूल और जूट जैसे फाइबर पर फोकस किया जाएगा, जिससे इनसे जुड़े किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। चुनावी राज्यों के लिए घोषणाएं नहीं होने से विपक्ष भी हैरान है। देख रहे हैं, सी मार्ट रिटेल आउटलेट होंगे जहां स्वयं सहायता समूह उत्पाद बेच पाएंगे, जो आपको बता रहे हैं ना। इसमें महिलाओं को बाजार तक सीधी पहुंच मिलेगी, आमदनी बढ़ेगी। सेल्फ एंटरप्रेन्योर मार्ट से आत्मनिर्भर बनेगी महिलाएं।
ये आप देखेंगे कि ग्लोबल मेडिकल हब बनाने पर फोकस, हर जिले में बनाए जाएंगे ट्रॉमा सेंटर, आम आदमी को मिलेगा सस्ता इमरजेंसी इलाज। और 10% की बढ़ोतरी हुई है स्वास्थ्य बजट में, 1.06 लाख करोड़ होगा केंद्रीय स्वास्थ्य बजट। 17 कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर आयात शुल्क से मुक्ति। 1000 मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल सेंटर स्थापित होंगे। 66,000 करोड़ खर्च होंगे अगले 5 वर्षों में आयुष्मान योजना पर। 10,000 करोड़ रुपए बायो फार्मा शक्ति की घोषणा की गई। चलिए, ये देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर हो रहा है तेजी से विस्तार। ये 86% कमी है 1990 से। और भारत ने अपनी मातृ मृत्यु दर में जो वैश्विक औसत 48% से कहीं अधिक है, 78% गिरावट दर्ज की गई है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, जो वैश्विक स्तर पर 61% की कमी से अधिक है। 70% गिरावट दर्ज की गई नवजात मृत्यु दर में, जबकि वैश्विक स्तर पर गिरावट 1990 23 के दौरान 54% थी। ये उपलब्धियां बताई जा रही हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाओं में प्रगति, 18,294 आयुष्मान आरोग्य मंदिर की संख्या, 506.50 करोड़ कुल आगंतुक, 1,51,116 विस्तारित सेवाएं, 42.66 करोड़ आयोजित टेली कंसल्टेशन, 42.66 करोड़ आयोजित वेलनेस सेक्शन। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 42.78 करोड़ किए गए कार्ड जारी, 10.98 करोड़ अस्पताल में भर्ती और 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक शामिल और 49% महिला लाभार्थी हैं। और ये आप देखते हैं कि क्या 9,519 भवन रहित उपकेंद्र स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, शहरी AAM 54, ये आप देखें। तो पर्यटन बनेगा भारत की आर्थिक प्रगति का आधार। 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइडों को कौशल प्रशिक्षण की पायलट योजना। 15 पुरातत्व स्थलों की जीवंत सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में किया जाएगा विकसित। माउंटेन ट्रेल, टर्टल टेल और पक्षी विहार विकसित होंगे। डेस्टिनेशन नॉलेज ग्रिड बनेगा। और एक आपको बता दूं, पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान भी देता है। आयुष को बड़ा बूस्ट, 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलेंगे। 1300 करोड़ रुपए का बजट राष्ट्रीय आयुष मिशन को चालू वित्त वर्ष से 66.5% ज्यादा है। सशक्त समाज की दिशा में केंद्र सरकार के बढ़ते कदम, अब देखते हैं क्या होता है। महिला सशक्तिकरण, आर्थिक कौशल और डिजिटल बुनियादी साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य। बजट से दिलाया बड़ी और सुरक्षित उड़ान का आसमान। चलिए देखते हैं क्या होता है। टिप्पणियां हैं, पढ़ सकते हैं पढ़ना हो तो। बेटियों गिराएगी आसान, हर जिले में खुलेंगे गर्ल्स हॉस्टल। दूर दराज पिछड़े क्षेत्रों की बेटियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने को केंद्र सरकार ने किया बजट में बड़ा ऐलान। स्थापित होंगे 4 टेलीस्कोप सेंटर। बजट में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के प्रति लोगों के रुझान बढ़ाने के लिए 4 टेलीस्कोप सेंटर स्थापित करने या पहले संचालित केंद्रों को अपग्रेड करने की घोषणा की गई। इनमें नेशनल लार्ज सोलर, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल और इंफ्रारेड, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप व द कॉस्मोस और 2 प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी। अटल टेकरिंग लैब के लिए 3200 करोड़ आवंटित किए गए। स्कूलों में बच्चों को इनोवेशन, रोबोटिक्स आदि से जोड़ने की पहल को रफ्तार देने के लिए 2035 तक उच्च शिक्षा के GER को 50% तक करने के लक्ष्य को हासिल करने में बेटियों ने अहम भूमिका निभाई। 1.39 लाख करोड़ रुपए का शिक्षा बजट किया गया प्रस्तावित। चालू वित्त वर्ष में यह 1.28 लाख करोड़ था। ये आप देखते हैं, लेबर फोर्स में बढ़ रही है महिलाओं की भागीदारी भी। और ये आप देख लीजिए, बड़ी फैक्ट्रियों में ग्रोथ है सालाना। वित्त वर्ष 2013-14 से 2023-24 के बीच 100 से कम वर्कर और 100 से अधिक वर्कर। परिचालन में फैक्ट्रियां 1% 5, फैक्ट्री से जुड़े व्यक्ति 2 से 6 वर्कर, ये आप देखते हैं 2-6। 1 आप देखिए 20 करोड़ हो गई। वित्त वर्ष 2025 में गिग वर्कर्स की संख्या 55 लाख थी। गिग वर्कर्स की संख्या 2021 में। घट रही है बेरोजगारी दर, ऐसा भी कहा जा रहा है। युवाओं के लिए ऑरेंज इकोनॉमी का नया आसमान। 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में बनेगी ABGC कंटेंट क्रिएटर लैब। 10 चयनित क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा। 5 वर्षों में 1 लाख AHP जोड़े जाएंगे। 2030 तक 20 लाख पेशेवर युवाओं को की ABGC जैसे उद्योगों की आवश्यकता है। 2047 तक 10% की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र में भारत होगा अग्रणी। और प्राथमिक कौशल विकास 62% बड़ा बजट इसमें। 2025-26 में यह बजट विस्तार 61 करोड़ रुपए था, जो कि इस वर्ष 9,885.80 करोड़ रुपए कर दिया गया। और लगातार 9वीं बार पेश कर सीतारमण ने बनाया बजट, क्या जो बताया था ना आपको, 9वीं बार पेश किया है।
बड़े औद्योगिक क्षेत्र के आसपास बनेगी 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप जो आपको बताई हैं। ओलंपिक खेलों की बात हो रही है तो खेलो इंडिया मिशन शुरू करने की घोषणा, 1133.34 करोड़ बढ़ा बजट। स्पोर्ट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के प्रोत्साहन को पहली बार 500 करोड़। भारत राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में प्रस्तावित है। स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की प्रोत्साहन की योजना। 47,000 करोड़ रुपए विनिवेश से जुटाने का लक्ष्य रखा गया चालू वित्त वर्ष में, जो पूरा होता नहीं दिख रहा है। पिछले 3-4 वर्ष से निवेश को लेकर खास प्रगति नहीं हो पाई। वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि विनिवेश के लिए जो लक्ष्य निर्धारित है उसे सरकार पूरा करेगी। देख रहे हैं, ये 5 वर्षों में कर्ज के बोझ में भारी कमी की होगी कोशिश। बजटीय अनुमान में जीडीपी के मुकाबले कर्ज का अनुमान 55.6% के स्तर पर रहने का अनुमान है। 2030-31 तक कर्ज के बोझ को घटाकर 50% करीब लाना केंद्र सरकार का लक्ष्य है। 4.3% राजकोषीय घाटे का लक्ष्य अगले वित्त वर्ष के लिए तय किया गया। 14.82 लाख करोड़ पिछले आम बजट में प्रतिभूति जारी कर बाजार में से उठाने की घोषणा की गई। वैश्विक कर्ज में 3.2% भागीदारी। 10 वर्षों में जीडीपी में 1.7 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। मार्च 2025 के अंत तक भारत का बाहरी कर्ज लगभग 736 अरब डॉलर रहा, जो जीडीपी का करीब 19.1% है। कोरोना काल में खराब राजस्व के बाद केंद्र ने वित्त वर्ष 2021-22 में वादा किया था कि राजकोषीय घाटे को 4.5% नीचे लाया जाएगा। अगले वित्त वर्ष में गैर ऋण प्राप्तियों और कुल व्यय क्रमशः 36.5 लाख करोड़ और 53.5 लाख करोड़ रुपए है। स्कूली शिक्षा में सुधार से संसाधन में बदलेगी मानव पूंजी। ये 2024 में भारत की करीब 27% आबादी स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाली आयु वर्ग 3 से 18 वर्ष में थी। यह यहाँ तक कि 2047 तक यह आयु वर्ग 20% से अधिक हो जाएगी। स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों की पर्याप्त आबादी के बावजूद संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ है। इसका मुख्य कारण स्कूली शिक्षा के अपेक्षित बच्चों का वैश्विक समकक्षों से पीछे रहना। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 2024 में 3 से 18 आयु वर्ग की आबादी का प्रतिशत और HDI शिक्षा सूचकांक 2047 में 3 से 18 आयु वर्ग का जो बातें हो रही हैं। 14.41 लाख देश के स्कूल 24.69 करोड़ विद्यार्थियों की सेवा प्रदान कर रहे हैं। 69% इनमें सरकारी स्कूल हैं, जिनमें लगभग आधे छात्र पढ़ते हैं। 1.01 करोड़ से अधिक शिक्षक जुड़े हैं इन स्कूलों से। 44% किशोरों के स्कूल छोड़ने का कारण घरेलू आय है। चलिए, आंकड़े भी याद रखिए अगले। 15 वर्ष की जाए स्कूल की शिक्षा की संरचना। देश को अपने विशाल मानव संसाधन आधार को उच्च गुणवत्ता वाली मानव पूंजी में पूर्णता परिवर्तित करने के लिए भारत को 3 से 18 आयु वर्ग के लिए अपनी वैश्विक वार्षिक शिक्षा अवधि को नई नीति की 5+3+3+4 स्कूली शिक्षा संचालन द्वारा निर्धारित 15 वर्ष तक बढ़ाना होगा। इससे प्राप्त करने के लिए समग्र दृष्टिकोण की जरूरत है। टीसीएस में राहत, आयकर में कोई बदलाव नहीं। 12.75 लाख रुपए तक वार्षिक आय वालों को नहीं देना होगा कोई टैक्स। 31 अगस्त तक भरे जा सकेंगे अब इनकम टैक्स रिटर्न। अब आम लोगों के लिए बड़ी राहत। चलिए, राजकोषीय घाटे के 4.3% रहने से कर्ज घटाने में मिलेगी, वही बातें हो रही हैं। विदेशी संपत्ति उजागर करने के लिए मिलेगा 6 माह का समय भी, ये भी कहा जा रहा है। विकसित भारत के लिए बदला जाएगा बैंकों का स्वरूप। बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा। 3-4 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशाल का बैंक का गठन कर सकती है सरकार। और पनगड़िया की अध्यक्षता वाली वित्त आयोग की सिफारिश से कई राज्य निराश। सिफारिश अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की अवधि के लिए होंगे लागू। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट की मंजूर। राज्यों को 41% हिस्सा ही मिलेगा। 50% तक केंद्रीय राजस्व में हिस्सेदारी की मांग कर रहे थे तमिलनाडु, कर्नाटक व केरल। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लिए केंद्रीय राजस्व पर निर्भर। एक और आप देखें, हर तरह के कर्ज राजकोषीय घाटा जोड़कर सबसे खराब स्थिति। पंजाब 42.9%, बंगाल 38.3%, बिहार 37%, राजस्थान 39 कितना राजस्थान 37.9%, केरल 35.3%, आंध्र प्रदेश 36.3%, गोवा 30.9%, मध्य प्रदेश 30.7%, हरियाणा 30.3%, उत्तर प्रदेश 29.7% की। इन राज्यों को अपने राजस्व संग्रह को बढ़ाने के लिए खास मेहनत करनी होगी। वही बात, वित्त आयोग की स्थापना की बात अनुच्छेद 280 में की गई है, ये भी याद रखिए। ये आप देखिए, बातें हो रही हैं। पढ़ना हो तो क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं, खेल किस से जुड़ी खबरें हैं।
हरियाणा थंडर्स बना चैंपियन प्रो रेसलिंग लीग में। दिल्ली कैपिटल्स की जीत से मुंबई इंडियन की टीम नॉकआउट। ये इंडियन जो महिला प्रीमियर लीग की बात हो रही है उसी की। अंतिम मैच भी हारा उत्तर प्रदेश, रणजी रन की बात हो रही है। याद देखिए, खेल सामग्री खेल इंडिया पर फोकस 4,469.88 करोड़ रुपए खेल के लिए कुल बजट गत साल से 1133 करोड़ देखे। 500 करोड़ मिले खेल सामग्री क्षेत्र को। खेलो इंडिया के लिए फिर सर्वाधिक राशि बजट में खेल के लिए अन्य आवंटन देख रहे हैं। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय 46.98, राष्ट्रीय खेल विकास कोष 3, खिलाड़ी प्रोत्साहन राशि 40, राष्ट्रीय खेल संघ 425 और युवा और किशोर विकास 58.41, 19.20 युवा हॉस्टल, राष्ट्रीय सेवा योजना 357.39। ये आप देखिए, अलकराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में 10 बार के विजेता नोवाक जोकोविच को पराजित। कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने के वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। मेलबर्न में पूरा हुआ अलकराज का कैरियर। ऑस्ट्रेलियन ओपन हो रहा था ना, ये अलकराज के ग्रैंड स्लैम किताब 2026 में, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन 2024-25 में, विंबलडन 2023-24 में, यूएस ओपन 2022-25 में। चलिए देख सकते हैं। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। वहीं अभी तो बजट की बात हो रही है। एम्स सहित दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे को मिलेगी मजबूती। राष्ट्रीय योजना और मेडिकल विस्तार, शिक्षा विस्तार से राजधानी को सीधा लाभ होगा। 6 केंद्रीय अस्पतालों में 5 का बजट आवंटन बढ़ा। RML के फंड में कटौती की गई है। किस अस्पताल को पिछले वर्ष की तुलना में कितना बजट मिला, ये देख सकते हैं आप लोग, देखना हो। ये RRTS का बजट घटा, गत वर्ष से 25% का आवंटन। केंद्रीय बजट में रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम के लिए इस बार 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। AI आधारित निगरानी से स्मार्ट होगी दिल्ली पुलिस। 2026-27 में केंद्रीय बजट में दिल्ली पुलिस को मिले 12,846.15 करोड़। चंद्रावल जल सुधार परियोजना से 9 विधानसभा क्षेत्रों में सुधरेगी जल आपूर्ति। अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में मानहानि का अधिकार नहीं, हाईकोर्ट कह रहा है। हाईकोर्ट ने फिजिक्स वाला के विरुद्ध एक पूर्व कर्मचारी की पोस्ट को हटाने का दिया आदेश। देख रहे हैं। दिल्ली की जल सुरक्षा के लिए संजीवनी जलाशय। राष्ट्रीय राजधानी में 10% वेटलैंड हुए नष्ट, करीब अब सिर्फ कागजों पर मौजूद हैं, कई पूरी तरह से लुप्त हो चुके हैं। ममता ने SIR को लेकर चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट में किया मुकदमा। देखिए, अगर हम लोग बात करें किसकी, सुप्रीम कोर्ट तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें किसकी, चुनाव आयोग की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत ने बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के आरोपों को निराधार करार दिया। यहां आप देखते हैं बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी हमला कर रही है। आंध्र प्रदेश कौशल विकास मामले में चंद्रबाबू को क्लीन चिट। जांच एजेंसी ने नए आरोप पत्र में CM नायडू की नहीं बताई भूमिका। देख रहे हैं। राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण पर संसदीय बहस की मांग की। 1.93 लाख करोड़ रुपए के साथ 3 माह के उच्च स्तर पर पहुंचा GST कलेक्शन। 2017 में आया था GST। गुरु रविदास जी के आदर्शों से हासिल करेंगे विकसित भारत का लक्ष्य, मोदी जी कह रहे हैं हमारे। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ट्रंप का दावा, भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से खरीदेगा तेल। ये भी अजब गजब कर रहे हैं। अमेरिका का कोई भी हमला क्षेत्रीय युद्ध को जन्म देगा, खामनेई कह रहे हैं। ईरान में, ईरान की राजधानी तेहरान है। यूक्रेन के प्रसूति अस्पताल पर रूस का ड्रोन अटैक। अभी दुनिया भर में बड़ी अशांति फैली। यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। एक लंबे समय से इनमें युद्ध भी चल रहा है। स्लोवाकिया के NSA ने एप्स्टीन फाइल में नाम आने पर दिया इस्तीफा। अभी गजब। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ अमेरिका में निकाली गई रैली। और ये हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश। ये आप देखिए, पश्चिम बंगाल,
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। एयर इंडिया की 6 साल बाद संघाई व दिल्ली के लिए सीधी उड़ान फिर शुरू हुई है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। तो पहली बार आपराधिक मामले में किया गया पॉलीग्राफ टेस्ट 1935 में आज ही अमेरिका में आविष्कारक लियोनार्ड कीलर ने पहली बार आपराधिक जांच में सहायता के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट यानी झूठे पकड़ने वाली मशीन का इस्तेमाल किया था। बाद में टेस्ट से मिले साक्ष्यों के आधार पर 2 संदिग्धों को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। पहली बार अमेरिका में किया गया इंटेंट फोटोग्राफी का प्रदर्शन 1947 में आज ही अमेरिका में एडविन एच लैंड ने अपने आविष्कार इंस्टेंट कैमरा और फोटोग्राफी का सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। इससे एक तस्वीर 1 मिनट में तैयार हो जाती थी और यह व्यावसायिक रूप में सफल पहला सेल्फ डेवलपिंग कैमरा सिस्टम था। एम्स की स्थापना में अमृत कौर ने निभाई थी भूमिका। राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 1889 में आज ही लखनऊ में हुआ था। इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त कर भारत आई और महिलाओं से संबंधित कुरीतियों जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह और देवदासी परंपरा के खिलाफ आवाज उठाई। 1934 में गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम में शामिल हो गई। नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो सहित कई आंदोलनों में भाग लिया, जेल गई और 1947 में स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी। 1966 में उन्होंने संसद में एम्स विधेयक पेश किया और जिससे दिल्ली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। स्तन कैंसर स्कैनिंग में एआई का उपयोग अधिक प्रभावी है। एआई के उपयोग से मानक स्कैनिंग की तुलना में 20% अधिक कैंसर का पता चला। रेडियोलॉजिस्ट के लिए स्क्रीन रीडिंग कारभार 44% तक कम होगा। चलिए, दोपहर की छोटी सी झपकी रात की नींद जैसा पैदा करती है प्रभाव। 20 स्वस्थ युवाओं का किया गया अध्ययन। नासा के रोवर ने मंगल पर पहली बार पूरी की एआई नियोजित ड्राइव। जनरेटिव एआई से परसेवरेंस के लिए बनाए गए वे पॉइंट्स। ये आप देखते हैं किसके बारे में याद रखिए, इसके नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, जिस तरह से हमारी इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नासा की स्थापना आप देखते हैं कि कब हुई थी, बताइए। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा नासा का, ठीक है। और 29 जुलाई 1958 में स्थापना हुई थी। खून के संकेत बताएंगे अल्जाइमर की आहट। एम्स के विज्ञानियों का शोध। अल्जाइमर की शुरुआत पहचान की दिशा में बड़ी उम्मीद है। ये आप देखते हैं। थाई पुसम महोत्सव। थाईलैंड में रविवार को थाई पुसम महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। कुआलालंपुर स्थित बातू गुफाओं में ऊंचाई पर बने मंदिर में 272 सीढ़ियां चढ़कर दर्शन करने के लिए हिंदू श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस अवसर पर पूरे देश में हजारों की संख्या में हिंदुओं ने मंदिर में दर्शन कर भगवान मुरुगन की पूजा अर्चना की। वायु प्रदूषण छीन रहा है दिल्ली वालों की सांसें। 2 दशकों में सांस संबंधी मौतें 3 गुना अधिक हैं। वायु प्रदूषण के लगातार बने रहने से कम हो रही फेफड़ों की प्रतिरोधक क्षमता, बढ़ रही है टीबी की बीमारी, हो रही है मौतें। और 25 से 44 वर्ष उम्र में वर्ग में टीबी की सबसे अधिक मौतें। अब देखिए, कहते हैं कि वायु प्रदूषण तुरंत नहीं मारेगा, लेकिन धीरे धीरे जरूर मारेगा। ये आप देखिए, फिल्मी दुनिया से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।